शाम का रंग मेरे लिए अचानक बदल गया था। ये महफिल जिसमें मैं आने के लिए इतना बेताब था, उस महफिल में मैं अचानक अपने आप को अलग थलग, आउट ऑफ प्लेस महसूस करने लगा था। हमारी यूनिवर्सिटी का स्टार, जिसके बारे में हम सब सोचते थे कि वो दिल्ली, बंबई, लंदन, न्यूयॉर्क कहीं जाके दुनिया फतेह करेगा, किस्मत का इतना बड़ा खेल। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। याद शहर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी, फ्रेंड रिक्वेस्ट। मेरे आलीशान दफ्तर में हर साल की शुरुआत में एक महाकुंभ होता है। कई दिन चलता है। इसको कहते हैं एनुअल रिव्यू। इसमें बड़े बड़े महारथी गंगा नहाने आते हैं। सब कुछ न कुछ अगले बजट का प्रसाद लेके चले जाते हैं। ऐसे ही 8-8, 9-9 घंटे लंबी मीटिंगों में मुझको नींद की हल्की सी झपकी और कॉफी के अगले कप के बीच अक्सर पुराने दिन याद आते हैं। मोहल्ले की क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन से कब कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन गया, पता ही नहीं चला। मजे उसमें भी थे और कुल मिला के मजे इसमें भी हैं। गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर सब है। दिल्ली में 4 बेडरूम का घर है। सिंगल आदमी हूं। जीवन का आनंद उठा रहा हूं। न जिम्मेदारियां, न बीवी का अंकुश, न बच्चों की किचकिच। साल में एक बार छुट्टी पे विदेश जाने के लिए ऑफिस से टिकट मिलती है। हाँ, ये अलग बात है कि कई सालों से मैंने छुट्टी नहीं ली। हर साल खत्म होते होते एचआर वाले ईमेल भेजना शुरू कर देते हैं कि सर जी, आपकी छुट्टी फिर लैप्स होने वाली है, फिर ना कहना। मैं ढीठ का ढीठ ठहरा। हर साल अपनी मेहनत से कमाई हुई छुट्टियां मैं एक बार फिर इस नौकरी के महायज्ञ में स्वाहा कर देता हूं। आजकल कुएं में डूबती हुई छुट्टियों की याद दिलाते हुए मेल फिर आने लगे हैं महानुभावों के। लेकिन एक और एनुअल रिव्यू के महासागर से जब मैंने उस दिन लंच ब्रेक में सांस लेने के लिए सर निकाला तो लगा कि इस साल लगता है कि एचआर वालों की शिकायत दूर हो जाएगी। मेरे दफ्तर में मेरे सामने मेज पे एक कार्ड रखा था। अभी ऑर्डिनरी पोस्ट से दूर याद शहर से आया था। मेरे कॉलेज का रियूनियन था। कितने साल बाद मुझे मौका मिल रहा था मेरे शहर वापस जाने का और पुराने यारों से मिलने का। मैं फौरन अपनी सेक्रेटरी के कमरे में पहुंचा और कहा, नताशा, मैं छुट्टी पे जा रहा हूं। बोल दो भाई एचआर वालों को, वापस जा रहा हूं अपने कॉलेज, रियूनियन है। अरे मजा आएगा यार। नताशा ने मुझे एक सेकंड को देखा, शायद पक्का कर रही थी कि मैं मजाक तो नहीं कर रहा हूं। फिर फोन उठा लिया। मैंने कहा, किसको फोन कर रही हो? बोली, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वालों को सर। मेरा बॉस छुट्टी पे जा रहा है। लग रहा था कि मेरी सेक्रेटरी नताशा मेरे छुट्टी पे जाने पर मुझसे ज्यादा खुश थी। एकदम चिड़िया जैसे चहक रही थी। मुझसे ज्यादा जानती है ना मेरे बारे में। अब सेक्रेटरी कम दोस्त ज्यादा बन गई है। अक्सर मैं उससे पुराने दिनों की बातें करता था, बिछड़े हुए दोस्तों के बारे में बताता था। वो खासकर एक आदमी में इंटरेस्टेड रहती थी, कॉलेज के दिनों का मेरा बेस्ट फ्रेंड सुधाकर जोशी, यूनिवर्सिटी का टॉपर था। उन दिनों ऐसा लगता था कि जिंदगी और सपने इसकी दाईं और बाईं जेब में रहते हैं। जो चाहेगा कर लेगा लाइफ में। कवि टाइप था, गाने गाता था। जगजीत सिंह की वो नज्म, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, वो तो जैसे आइटम नंबर था उसका, सुपर हिट। लड़कियां बड़ी फिदा रहती थी उस पर। क्लास की बातूनी लड़कियां उसकी खामोशी पे कायल थी। हम सब लोग बस स्टैंड पे खरीदी गई गजल की किताबों से चुरा चुरा के लड़कियों को शेर लिख के भेजते थे। वो कमबख्त फौरन उसी समय लड़कियों को शेर लिख देता था, बैठे बैठे, जैसे गजल छापने की मशीन हो। लड़कियां मधुमक्खी की तरह खींची चली आती थी। सुधाकर, मुझ पे भी कुछ लिख दो ना। सुधाकर, तुम मेरे लिए कब गाना लिखोगे? बड़ा जलते थे हम सब लड़के उससे। लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड भी था, इसलिए सब माफ था।
मैं लंच में सैंडविच खाते खाते ये सोच ही रहा था कि सुधाकर आएगा या नहीं कि नताशा बीच में फूट पड़ी। सर वहां सुधाकर आएगा कि नहीं? मैंने नताशा से मजाक में गुस्सा दिखाते हुए कहा, कमबख्त ये सुधाकर आज भी मेरी नाक के नीचे लड़कियों को इंप्रेस कर रहा है। हाँ, मैं जानना चाहता था कहां होगा मेरा दोस्त, कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। वो तो प्लेबैक सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर ऐसे ही कुछ बन गया होगा। जरूर बॉम्बे में रहता होगा। इतने सालों से कोई खबर नहीं। सोशल मीडिया पे ढूंढा, मिला नहीं। सोचा था भूले बिसरे फ्रेंड को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूं। दिल्ली से यार्ड शहर की फ्लाइट 2 घंटे की थी। नताशा ने काफी सुबह की टिकट करवाई थी और मैंने सोचा था कि प्लेन में थोड़ी सी नींद निकाल लूंगा, लेकिन सो नहीं पाया। प्लेन में बैठे बैठे सारे भूले हुए चेहरों को याद कर रहा था। कैसा होगा वो दुबला पतला बलबीर जिसको हम सब मजाक में कहते थे कि वो हैंगर पे टंगी कमीज की तरह दिखता है। कैसा होगा वो गबरू पहलवान आकाश सिंह जिसका ज्यादातर वक्त कॉपी किताबें उठाने में कम डंबल उठाने में निकलता था। कैसी होगी वो ऋचा की बच्ची जो नेता बनना चाहती थी। मैंने खुद पे भी थोड़ी निगाह डाली। क्या मैं ज्यादा वजनदार हो गया हूं? नहीं यार, थोड़ा सा पौंची तो है। और कौन सा, वो लोग भी ब्यूटी क्वीन होंगे। हाँ, ब्यूटी क्वीन से याद आया, वो होगी क्या वहां रुचा अवस्थी? माय गॉड, उसके सामने तो फिल्म की हीरोइनें भी पानी भरती थी। ख्याल गाथा फिर चल पड़ी थी। चेहरे, लम्हे, दिन, मौसम, गलियां, रातें। एयरपोर्ट से निकला तो देखा कि सब कुछ बदल चुका था। छोटा शहर थोड़ा और बड़ा हो गया था। यहां पिज्जा मिलने लगा था और डिजाइनर कपड़े। महंगी गाड़ियां सर से चली जा रही थी, लेकिन सड़कें अभी भी वही थी। जैसे शहर कह रहा हो कि सड़कें पतली तो क्या हुआ, दिल बड़ा होना चाहिए भैया। जहां कभी भैया और भाभी की दुकान का बोर्ड लगा के अग्रवाल जी सारे शहर को साड़ी बेचा करते थे, वहां एक 5 मंजिल का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा था। जहां गर्म जलेबी मिला करती थी, वहां फास्ट फूड मिल रहा था। दिलफेंक लड़के अभी भी वैसे ही चौराहों पर लड़कियों का इंतजार कर रहे थे। बस उनके पास अब हमारी तरह साइकिलें नहीं, नई नई मोटरसाइकिलें और 10-10 लाख की गाड़ियां थी। मैं होटल पहुंचा, जल्दी जल्दी नहाया, कपड़े बदले और नीचे पहुंच गया जहां कॉलेज का रियूनियन था। एक छोटा सा म्यूजिकल परफॉर्मेंस चल रहा था। उसके बाद डिनर और रात भर गेम्स, मस्ती, हंसी। हॉल में धीरे धीरे दाखिल हुआ। लोग खूब मजे ले ले के साथ साथ गा रहे थे और ताली बजा रहे थे। और वो दूर वही था, लड़कियों के दिलों का डकैत। स्टेज पे कॉलेज के दिनों का मेरा बेस्ट फ्रेंड सुधाकर गिटार बजा के गाने गा रहा था। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। मजेदार होते हैं जिंदगी के दांव पेच। अब देखो ना, मैं खड़ा था वहां और अपने 150 बिछड़े हुए यारों के बीच सोच रहा था कि कितनी मनमानी करती हैं ये 2 जुड़वा बहनें, जिंदगी और किस्मत। रास्तों और मंजिलों का, सपनों और हकीकत का जो पेचीदा और अक्सर तकलीफ भरा रिश्ता होता है, उसे अगर समझना है तो किसी ऐसी ही जगह आ जाना चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी के रियूनियन में। सबने सपने देखे, राहें चुनी, भटके, लड़खड़ाए, गिरे। फिर कभी कोई ऐसा लम्हा आया कि राहें ही बदल गईं। किसी का एस्ट्रोनॉमर बनकर तारों को देखने का सपना था, लेकिन सिर्फ बैंक का एग्जाम निकाल पाए तो अब मैनेजर है। कोई डॉक्टर बनना चाहता था पर पैसे दे के सीट नहीं खरीद पाया किसी भी मेडिकल कॉलेज में और एग्जाम नहीं क्लियर कर पाया। तो किसी ने किसी कंपनी में मार्केटिंग की नौकरी ले ली थी। कोई अपने क्लास में फर्स्ट आता था और उसके बारे में लोग हंस के कहते थे कि इस चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। लेकिन आज कपड़ों का व्यापारी है। कुछ के सपने पूरे हुए, लेकिन आधे रास्ते जाकर दिल ने ईमानदारी से कहा, यार ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। मैं एक एक चेहरे को देख रहा था और उस चेहरे की कहानी सोच रहा था।
कितने टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजर के हम सब लोग यहां वापस आए थे, यहां जहां हमारी जिंदगी की कहानी शुरू हुई थी। जब साथ थे तो न कोई अमीर था न गरीब, साथ बैठ के कैंटीन में चाय पीते थे, समोसे बन मक्खन खाते थे। लेकिन अब हमारे आगे आगे हमारे विजिटिंग कार्ड चल रहे हैं। हमारी गाड़ियां, हमारा महंगा सूट, हमारी विदेशी घड़ी, ये साइन बोर्ड लगे हैं हम सबके सामने। परफॉर्मेंस खत्म हो गई, तालियां बजने लगी और लोग खाने की ओर कूच करने लग गए। मैं भीड़ को चीरता हुआ अपने यार की ओर चला और पीछे से उसके कंधे पे हाथ थपथपाया। उसने 2 सेकंड लगाए मुझको पहचानने में, फिर बोला, ओए तू तो कहता था तुझे दाढ़ी पसंद नहीं है। मैंने फौरन जवाब दिया, और तू तो कहता था तुझे तोंद पसंद नहीं है। हमने हंसकर एक दूसरे को जोर से गले से लगा लिया। सुधाकर बोला, और कहां है आजकल यार, सुना है बड़ी टॉप चीज बन गया। मैंने कहा, हाँ दिल्ली में एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हूं, मल्टीनेशनल है। हाँ बढ़िया चल रहा है। और तू बॉम्बे में है? सुधाकर बोला, नहीं यार मैं तो यहीं रहता हूं, एक दुकान खोली है छोटी सी स्टेशनरी की। मैं अचानक ऐसे चुप हो गया जैसे मातम हो। मैंने कहा, क्या यार, तू तो क्या क्या करने वाला था लाइफ में? सुधाकर पलटा और धीरे धीरे चला गया। शाम का रंग मेरे लिए अचानक बदल गया था। ये महफिल जिसमें मैं आने के लिए इतना बेताब था, उस महफिल में मैं अचानक अपने आप को अलग थलग, आउट ऑफ प्लेस महसूस करने लगा था। हमारी यूनिवर्सिटी का स्टार, जिसके बारे में हम सब सोचते थे कि वो दिल्ली, बंबई, लंदन, न्यूयॉर्क कहीं जाके दुनिया फतेह करेगा, जिसका हम सब में सबसे अच्छा करियर होगा, वो सुधाकर उसी आज शहर में महज एक स्टेशनरी की दुकान चला रहा था। किस्मत का इतना बड़ा खेल। मैं बाकी की शाम रियूनियन डिनर में सुधाकर से दूर ही रहा। उसने भी मुझसे नजरें नहीं मिलाई, शायद बहुत नाराज था। और लोग आके मिलते रहे, मेरी सफल जिंदगी के लिए मुझको शाबाशी देते रहे, शायद मन ही मन रंज करते रहे। दूर से मुझे देखकर सफारी सूट में अपना भारी भरकम आकार अटकाए एक आदमी आया और मुझको गले से लगा लिया। मैंने कहा, ओए तू बलबीर, यार तू तो हैंगर पे टंगी कमीज हुआ करता था, तेरा ये हाल कैसे हो गया? बलबीर बोला, यार वाइफ थोड़ी हट्टी कट्टी मिल गई थी तो मैचिंग बनना था ना। थोड़ी देर में बार के पास खड़ा हुआ मिला वो गबरू पहलवान आकाश सिंह, जिसका वक्त किताबें उठाने में कम और डंबल उठाने में ज्यादा निकलता था। किसी ठीक ठाक होटल में मैनेजर है आजकल। और वो पागल रिचा नेता बनना चाहती थी, थोड़ा थोड़ा बन भी गई है। अभी भी उसको एमएलए के चुनाव का टिकट मिला है। ये सब पुराने दोस्त जिनको मैं न जाने कब से ढूंढ रहा था, ये मिल गए थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो खुशी आधी आधी लग रही थी। दिमाग में सिर्फ सुधाकर घूम रहा था। मैंने रिचा से कहा, बेचारे सुधाकर का सुना, लाइफ बेकार हो गई यार उसकी। रिचा ने कहा, लो सुधाकर आ गया। जिस गर्मजोशी से वो मुझसे मिला था वो कहीं गुम थी। वो मेरे पास आके खड़ा हो गया। मैंने उससे कहा, यार मैं तब से यही सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि तूने अपनी लाइफ के साथ क्या किया। तू हमें सबसे ज्यादा टैलेंटेड था, तुझे ये स्टेशनरी की दुकान ही मिली थी खोलने के लिए। हाँ, तू दिल्ली आ यार, मैं तेरे लिए अच्छी नौकरी लगवाता हूं 2 महीने में। 1-2 प्रोड्यूसर्स को भी जानता हूं, मुंबई में फिल्म बना रहे हैं। म्यूजिक में हाथ पैर मार, मुझसे जो बन सकेगा मैं करूंगा यार। सुधाकर ने मुझे देखा, मुस्कुराया और बोला, कब तक है यहां? मैंने कहा, कल दोपहर की फ्लाइट है। वो बोला, कल सुबह दुकान पे आ जाना, पोस्ट ऑफिस के बगल में, बातें करेंगे। मैंने कहा, हाँ पक्का। अगली सुबह मैं तैयार होकर 9 बजे ही मार्केट पहुंच गया। सुधाकर की दुकान ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। पोस्ट ऑफिस देख के यादें ताजा हो गई। यहीं मैं और सुधाकर अक्सर आते थे जब वो दिल्ली और मुंबई में मैगजीन्स के दफ्तरों में अपनी कविताएं और कहानियां छपने के लिए भेजता था। फिर बाहर चाय पीते हुए मैं उससे कहता था,
यार कभी तुझे बुकर प्राइज मिलेगा ना, तो उसके अनाउंसमेंट की चिट्ठी इसी पोस्ट ऑफिस में आएगी। सपनों के उस आलीशान महल उस 150 साल पुराने पोस्ट ऑफिस के बगल में नाकामी की एक झोपड़ी खड़ी थी, सुधाकर की स्टेशनरी की दुकान। सुधाकर ने मेरे लिए जलेबियां मंगा रखी थी। मेरे सामने कागज का पैकेट खोलकर कहा, लगता है काफी दया आ गई तुझे मुझ पर। सच कहूं तो मुझे सुधाकर पर सचमुच में दया आ गई थी। लेकिन मैंने कहा, दया नहीं यार, लेकिन तकलीफ तो हुई। उसने कहा, उस बच्चे को देख रहा है जो अभी अभी नोटबुक और पेन लेके गया है मेरी दुकान से? एक रिक्शे वाले का बेटा है। उसके बाप की शराब ने जिंदगी बर्बाद कर दी। मां घर घर में बर्तन मांजती है। इसकी और मेरी एक शर्त लगी है, अगर ये अपने क्लास टेस्ट में पहली 5 पोजीशन में आएगा तो मैं उसको नोटबुक और पेन मुफ्त में दूंगा। पिछले 3 महीने से मेरी लॉटरी खुली हुई है। मैं लगातार शर्त हार रहा हूं। वो सड़क के पार उस बूढ़े अंकल को देख रहा है, वो जो ऊन वाली दुकान के सामने बैठे बैठे धूप सेक रहे हैं और अखबार पढ़ रहे हैं। ये समझ लो कि मेरे गोद लिए बेटे हैं। आजकल अंग्रेजी सीख रहे हैं और रोज मुझसे स्पेलिंग ठीक कराने आते हैं। अगले हफ्ते से मुझसे चॉपस्टिक से खाना सीखना चाहते हैं। जब मेरे साथ शाम को कैरम में हारते हैं तो हंस के कहते हैं, वेल डन। इस छोटे से बाजार में हम सब एक दूसरे को जानते हैं। सुबह आता हूं तो सबको दुआ सलाम करता हूं। होली दिवाली साथ मनाते हैं। पड़ोस के वर्मा अंकल के घर की शादी में हलवाई का असिस्टेंट मैं ही बना था। रात को सारे परिवार के साथ खाना खाता हूं। माँ बाप खुश हैं, आंखों के सामने हैं। रोज इस सुकून के साथ उनको गुड नाइट कहता हूं। अपने बेटे को परियों की कहानियां सुनाता हूं, और जब आधी नींद में होता हूं और बीवी ऑर्डर करती है कि उसको जन्मदिन में सिल्क की साड़ी चाहिए, तो एक तरफ करवट करके अनसुना करते हुए सोने का नाटक करता हूं। सब कुछ तो है मेरे पास। न घर छोड़ के दूर जाना पड़ा, न किसी बड़े से शहर के छोटे से घर में आधी अधूरी जिंदगी बितानी पड़ी। न स्ट्रेस की दवाई खाता हूं, न ईएमआई की जंजीरें बांध के चलता हूं। मैं जिनसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं वो मेरी आंखों के सामने है, मेरे पास है। इनमें से क्या है तेरे पास? मैं जैसे शर्म से पत्थर हुआ जा रहा था, बुत बन गया था, बस जमीन की ओर देखता रहा। सुधाकर ने जलेबी की प्लेट मेरी ओर खिसकाते हुए कहा, मुझ पे दया मत करना, क्योंकि अगर हम दोनों के बीच में कोई बेचारा है तो वो तुम हो। 4 कस्टमर्स आकर चले गए। मैं चुपचाप बैठा रहा। आखिरकार बोला, सुधाकर, आई एम सॉरी। मैं अपनी सो कॉल्ड सक्सेसफुल जिंदगी को, उस रोशनी भरे शहर को, अपनी नकली खुशियों को असली समझ बैठा था। तेरा वो कॉलेज वाला दोस्त कहीं खो गया था यार। सुधाकर ने काउंटर का दरवाजा खोला, मेरी ओर आया और मुझे गले से लगा लिया। बोला, चल नई शुरुआत करते हैं। जा तू अपने शहर, मैं आ रहा हूं सोशल मीडिया पे। मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना। बस इतनी सी थी ये कहानी।
दोस्तों, ये थी मेरी लिखी कहानी फ्रेंड रिक्वेस्ट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी बहुत सी कहानियां सुनने के लिए जिनको मैंने और मेरी मंडली के बहुत से काबिल साथियों ने लिखा है, हमारे वेबसाइट पे आइएगा, जिसका URL है www.yourmic.in, यानी www.yourmic.in। इसके अलावा मुझसे सीधे संपर्क करने के लिए आप जानते हैं कि बहुत से तरीके हैं। YouTube पर हमारा चैनल है नीलेश मिश्रा के नाम से। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमारे ऑफिशियल हैंडल्स हैं नीलेश मिश्रा, यानी NEELESHMISRA। तारीफ हो, ताने हो, कुछ तो बताइएगा। अभी चलता हूं, जल्द मिलूंगा फिर लेकर अपनी लिखी हुई एक और कहानी याद शहर में।